चलिए आज हम देखते हैं कि जो IBPS PO का एग्ज़ाम है इस पे चर्चा करेंगे कि आपको हाउ यू विल हैव टू रिएक्ट इन द एग्जामिनेशन, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में सबसे पहली बात आप ये जान लो, जो जैसा कि IBPS का एग्ज़ाम है, इवन IBPS के थ्रू मैं भी सेलेक्ट हुआ था, बट मैं सेकंड IBPS 2 जो आया था उसमें ही सेलेक्ट हो गया था। तो अभी तो एक लॉन्ग टाइम है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न IBPS का नहीं चेंज हुआ। पजल तब भी आ रही थी, अब भी आ रही है। ठीक है। और अभी अच्छी बात यह है कि जो IBPS का एग्जाम है उसमें पैटर्न सेम टाइप का आ रहा है। मतलब जो पजल आ रही है, कभी अनसर्टेन का पीपल का पजल आएगा, कभी फ्लोर बेस्ड आएगा, ठीक है, कभी प्रोफेशन बेस्ड आएगा, और इसी में से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पजल की प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कभी ऐसा होता है कि आप करते हुए भी, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट प्रॉब्लम arises here that you go with nothing in the examination when it comes about the puzzles and quant। आप क्वांट और रीजनिंग में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उतना ही कर पाते हैं और आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको सेलेक्ट होने के लिए देखिए, अगर इससे पहले कि हम आगे चलें, हम पहले ये देख लेते हैं इसका पैटर्न की बात। जो IBPS कर रहा है वो ये है। ठीक है। इसमें देखते हैं, अभी एक पैटर्न जो चेंज हुआ है वो ये है कि सेक्शन में रीजनिंग के साथ और कंप्यूटर रख दिया गया है। ये आपके लिए गुड है। अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट किस तरह से करना है, मैं ये बता रहा हूँ। देखो, कुछ लोग होंगे, अगर आपने बहुत ज्यादा पजल की प्रैक्टिस करी है और बहुत सारे तरह के भी क्वेश्चन लगाए हैं, तो रीजनिंग में देखो, जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, सिलोजिज्म है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी फिक्स्ड अप्रोच क्वेश्चंस एंड यू कैन इजीली गो थ्रू। ओके। बट आई विल नेवर सजेस्ट दैट यू स्टार्ट विद अ पजल। मेरा सजेशन ये नहीं है। अगर आप रीजनिंग में एवरेज हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे, क्या करना है आपको, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों एक ही सेक्शन में हैं, तो कंप्यूटर का सेक्शन पूरा कर दीजिए इमीडिएट। आपको कंप्यूटर का एक क्वेश्चन करने में मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1.5 सेकंड्स लगेगा। जस्ट यू विल रीड द, देखो कंप्यूटर में क्या है, या तो वो आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ सॉल्व करके, परसेंटेज करके कुछ निकल के आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि 2 की बेस में नंबर है, 8 की बेस में क्या होगा। दैट इज आल्सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड यू कैन इजीली कंक्लूड थ्रू इट। ओके। तो फर्स्ट क्या करोगे, देखो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना बना रहे हो, बना सकते हो। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसका रीजनिंग कमजोर है। कमजोर का मतलब ये है कि उसको टाइम चाहिए। अगर जनरल लड़के एज ए कॉमन ऑन एवरेज लड़का, उसको अगर कंप्यूटर 4 मिनट्स में पजल कर रहा है, 3 मिनट्स में कर रहा है, इस बंदे को 7 मिनट्स 8 मिनट्स लग रहे हैं, उसके लिए है। बाकी इफ यू आर वेरी गुड देन आल्सो इट इज बेनिफिशियल। अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे हो तब भी अगर ये फॉलो करोगे तो अच्छा है। बिकॉज माई मेन एम टू टीच यू, रीड, टेल यू अबाउट दिस regarding how to attempt the exam is only focused on how to you utilize maximum of your time during the exam। okay। तो दिन क्या करोगे, आप सबसे पहले कंप्यूटर अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट आपका हो गया, आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, इसमें ध्यान रहे कि अगर आपको कोई चीज ऐसा लग रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, सही, मार्क फॉर रिव्यू। आई वोंट्स, मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं अभी तक, देखो मेरा ये, अगर बैंकिंग का सोचोगे तो मैंने टोटल 4 एग्जाम्स दिए हैं, और ऑल राउंड 4 में मैं एग्जाम के ही थ्रू अपना प्रमोशन लेता चला जा रहा हूँ। मुझे बैंक में प्रमोशन लेने का जनरली कोई एक जगह मिला था, बट ऐसा नहीं है कि मैं, आई एम राइटिंग एग्जाम्स एंड वेरी इजिली आई एम क्लियरली गेटिंग थ्रू। इवन अगर पर्सनली मैं आपको अपना मार्क्स दिखाऊंगा, यू विल गेट
इवन जो लास्ट मैंने एग्जाम दिया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 6 था, उसका मार्क्स भी आया। ठीक है, तो बट वो प्लानिंग है। इफ यू विल प्लान फॉर द एग्जाम देन यू विल गेट सक्सेस, बट यू विल स्टार्ट गेटिंग योर ओनली नॉलेज that you should do something more in the mathematics, it is limitless. Okay, you can't go through. तो चलो देखो, सबसे पहले आपको कंप्यूटर करना है। सेकंड क्या करना है, सेकंड सेक्शन में, सेकंड सेक्शन इसका ए और बी सेक्शन है। इसमें क्या बोला हुआ है, अभी सेक्शन के बारे में देख लीजिए। सेक्शन के बारे में यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। all questions in the both sections are compulsory. Some question will be of 2 marks and some question will be of 1 marks. ठीक है, तो 1 marks आपको सबसे पहले फोकस क्या करना है। आई वोंट से दैट यू फोकस ऑन द marks having the 2 marks, no. इफ वन, जो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, इमीडिएट, जस्ट आपको देखते ही ये पता चल रहा है कि ये स्टार्ट करते ही हो जाएगा, यू जस्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चंस फर्स्ट जो आप इमीडिएट कर सकते हो, जिसमें आपको फिर से कटिंग नहीं करना है, फिर से सोचना नहीं, या उसमें मार्क फॉर रिव्यू नहीं। मैंने किसी एग्जाम में मार्क फॉर रिव्यू किसी क्वेश्चन में लगाया ही नहीं है, या तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है। और अगर मेरा टाइम किल भी हो गया किसी क्वेश्चन में, तो मैं उसको दोबारा सेकंड टाइम मैंने विजिट किया ही नहीं। इतना टाइम ही नहीं है, आप कब घूम के आओगे उस दूसरे सेक्शन में। और अभी तो सेक्शन वाइज है, अभी आप ये देखो, ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है ना, अगर ये लॉक हो गया, ठीक है, तो आप बैक इस पे नहीं जा सकते। तो इस 60 मिनट्स में आपको 60 मिनट मिल रहा है, और आपको मैं कह रहा हूँ रीजनिंग कमजोर हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर रीजनिंग का कंप्यूटर का ये मान लो और ये मान लो, ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ 30-30 मिनट्स का सेक्शन है, लेकिन कंप्यूटर आप 10 मिनट्स में कर सकते हो, मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम वेरी श्योर कर सकते हो, बस क्लिक करना है। तो आपके पास रीजनिंग को करने के लिए 50 मिनट्स बचे हैं। 50 मिनट्स में आप कैसा भी टफ रीजनिंग आ जाए, स्पेशली आईबीपीएस का और एसएससी का, तो रीजनिंग रियली वेरी इजी रहता है, एनी वन कैन डू। बट आईबीपीएस का रीजनिंग आप 50 मिनट्स में, अगर आपका रीजनिंग गुड नहीं है, गुड नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपका रीजनिंग आता ही नहीं, बेकार है, रीजनिंग नहीं आता कंप्लीटली, तो आपका सिलेक्शन मैं कह सकता हूँ कि it is a little bit difficult. Little bit means highly probable that you won't be get selected. ठीक है, आपको कम से कम एवरेज तो रहना पड़ेगा हर चीज में। हाँ, अगर आपका क्वांट सेक्शन बहुत अच्छा है, देन ये हो सकता है कि आप रीजनिंग में जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर लो, क्वांट में अच्छा कर लो। बट जनरली ये नहीं होता, अगर आपका क्वांट अच्छा है तो रीजनिंग खराब है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या रीजनिंग अच्छी है तो क्वांट खराब हो, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक, क्वांट में थोड़ा सा स्पीड में आपको दिक्कत आ सकती है, कैलकुलेशन में, वो दैट इज सेकंड थिंग, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो फिक्स्ड अप्रोच के क्वेश्चंस है, नंबर सीरीज कुछ भी जो आ रही है वो, तो आप ये कर सकते हो। सेकंड, अब आपको समझ में आ गया कि ये वाला सेक्शन आपको किस तरह से निपटाना है। 10 मिनट्स के अंदर आपको कंप्यूटर पूरे कर देने हैं। ठीक है, अगर वो सेक्शन वाइज अलग अलग रहे तो कंप्यूटर का अलग रहा तो रीजनिंग का अलग रहा तो, अगर मिक्स्ड दिया है तो आपको जो समझ में आता है उस तरह से करो। बट मार्क फॉर रिव्यू लिए मत रखो, उसको फाइनल कर दो। अगर वो एक क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मत शुरू करो, आप आगे जा करके पूरे क्वेश्चंस देखो, यू जस्ट सी, यू गो थ्रू द ऑल द क्वेश्चंस, and within the section you can return to the again to next questions. Mark for review, you may click just the questions you didn't attempt. Second, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये क्वेश्चन, ये 40 मिनट्स है। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स का टाइम है। तो इसमें अगर आप जल्दी कर भी लेते हो तो आपके टाइम का कोई यूज नहीं है, बिकॉज 35 मिनट्स आपको उस सेक्शन में रहना ही है। ओके, तो हाँ, एक काम ये कर सकते हो, क्वेश्चंस को जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ध्यान से पढ़ना। क्यों, क्योंकि बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस निगेटिव में लिखा हुआ है और आंसर आप पॉजिटिव समझ के दे रहे हो।
विच वन इज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, और उसमें आप पता चला आपने एनपीए कर दिया। विच बैंक स्टार्टेड द फर्स्ट एटीएम, अब उसमें क्वेश्चन आएगा विच बैंक नॉट स्टार्टेड द फर्स्ट एटीएम, तो आप फर्स्ट वाला का क्लिक करके चलो। तो आराम से करो, ये बहुत एनफ टाइम है, इसमें तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप बोर हो जाओगे। इसमें क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। इस सेक्शन में अगर आपको टाइम मिल जाए तो आपने कुछ फार्मूलाज तो वैसे काम चलता नहीं है, ठीक है। कुछ नंबर सीरीज के स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स अगर आपको याद नहीं है और आपको लगता है कि वो जरूरी है, 1/5, 1/7, 1/3 की इन सब की वैल्यू जरूरी है, तो आप कहीं पे एक रफ वाला पेपर जो मिलता है उस पे यहीं लिख लो, कभी काम आने के लिए। इसमें अगर टाइम बचता है तो, नहीं बचता है तो, बट इसमें टाइम बच जाएगा। 40 क्वेश्चंस करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, या तो वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज के पास भी ये 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स है। ये इसको कह सकते हो आप गुड टाइम है। गुड टाइम मीन्स आराम से कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट क्या करना, आप, मैं जो कहता हूँ, फिलर्स कर लेना, क्लोज टेस्ट कर लेना अगर आता है तो, ठीक है, फिलर्स आते हैं तो कर लेना, एरर डिटेक्शन कर लेना, और अगर इजी हो, इजी आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसको कर सकते हो, लेकिन ये पहले ये तीनों कर लेना आप। क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आंसर के लिए बार बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैक जाके पढ़ना पड़ता है, ए नंबर ऑफ टाइम्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक जो सबसे अच्छा फार्मूला है, पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है सब लोगों द्वारा, कि फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। तो आपको वो आइडिया लगता चला जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, और आप उस टाइम आप टिक भी कर सकते हो। ओके। अब आते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे, डीआई। डीआई में भाई देखो, मैथ को बहुत संभल के करना, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप रियली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वहां। अच्छा, उसको करना कैसे है? फर्स्ट तो आप ये जान लो को डरना नहीं, क्योंकि आप देखो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स कट ऑफ जाता है मैथमेटिक्स का, क्वांट सेक्शन का, ठीक है। तो आपको कट ऑफ से तो नहीं डरना है, आप ये मान लो कि अभी आप सेफ जोन में हो। सेकंड क्या करना है कि डीआई के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखोगे जैसे 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, तो 2 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप जस्ट आप डेटा देख करके पता लगा सकते हो, डेटा बेस्ड रहते हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल, वो तो कर दो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो उसको छोड़ दो। क्या? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया, मान लो उसमें ये आया था, ठीक है, ये बार ग्राफ आ गया था और आप ये बार ग्राफ को सॉल्व करने लगे। चलो ये क्वेश्चन इसमें दिखा कि ये रेशियो निकाल लेते हैं, या इसका ये माइनस है तो इसकी वैल्यू जितनी होगी वही इसका आंसर होगा, तो कर लिए। अब ये पता चला कि 3 बार्स को ऐड करके फिर डिवाइड बाय फोर्थ बार इंटू 100 करना है, परसेंटेज निकालना है, या फोर्थ बाय डिवाइडेड बाय ऑल 4 इंटू। तो आप देखो कि पहले आगे वाले क्वेश्चंस में इजी क्वेश्चंस हैं क्या। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं डीआई में, इजी क्वेश्चंस वो कर डालो। अच्छा देखो, एक चीज इसमें ये और है कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर दिया है, ठीक है, केवल और केवल डीआई की बात हो रही है यहाँ, और किसी चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो डीआई के नाम पे कुछ भी दे सकता है, अगर आपको लगता है परसेंटेज, तो डीआई में परसेंटेज भी पूछ सकता है, लॉ, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम, कुछ भी बना करके डीआई पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये कर सकते हो, वेरी इजिली कर सकते हो। ये लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड एसे राइटिंग। देखो इसमें इसमें क्या है, ये 25 मार्क्स का ही है क्या? हाँ, 25 मार्क्स का है। तो इसमें ज्यादा सीरियस होने का जरूरत नहीं है। आप पहली चीज तो ये जान लो, कोई भी ऐसे गलत नहीं होता है, कोई भी ऐसे और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो गलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको लेटर राइटिंग और वो इसका एक फॉर्मेट है, आपको उस फॉर्मेट में बस लिख देना है। ऐसे क्या है, ऐसे इज ऑल अबाउट योर आइडियाज, योर व्यूज, ओके, एंड द फैक्ट्स अवेलेबल, व्हाट इज द फैक्ट्स आर अवेलेबल रिगार्डिंग एनीथिंग, दैट इज द essay।
ओके। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने, हाँ किसी का ऐसे अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ऐसे सही होगा और किसी का ऐसे गलत होगा। ऐसा बिल्कुल डरो मत कि ऐसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसे में मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है। एक तो पहले आप उसका बैकग्राउंड बनाओगे कि लिखना क्या है। आप उसको समझाओगे, जो बंदा चेक कर रहा है एग्जामिनर को, कि इस जो इवेंट के बारे में बात हो रही है उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। हालांकि जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में बोल रहा है वो स्टार्ट कहीं से हुई हो, उससे रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हो गई, ठीक है। ये मेन बॉडी पोर्शन हो गया, ठीक है। कंक्लूजन हो गया। अच्छा, और भी चीजें हैं ऐसे में, और भी पार्ट हैं, लेकिन वो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बेटर हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इतना बहुत है, ठीक है। दूसरा, लेटर राइटिंग के लिए पता है यहाँ पे एड्रेस रहता है, लाइन रहती है, ठीक है। फॉर्मल वर्ड्स यूज हो जाते हैं, हाँ। हाय ब्रो, आई एम फाइन, आंसर मी, like a friend, you do not, you even if you are talking with your brother, then also you do not use the word hi bro in the letter, ठीक है। फॉर्मल मीन्स आपको फॉर्मेलिटी करनी है। फॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीजें जिस ऑर्डर में एक्सपेक्टेड है आपको उसी ऑर्डर में उनको प्रेजेंट करना है, ठीक। तो आपको पूरा पेपर इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, और जो भी स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है और यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है उसको भी कर सकते हो। और आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी हैं, किसी भी एग्जाम से डिमोरलाइज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारा पढ़ के जाते हो, एग्जाम में कुछ नहीं आता वैसा, तब भी आप अच्छा करके आते हो, और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होते हो तब भी अच्छा करके आते हो। तो इट इज़ ऑल, देयर इज आल्सो, everything have two aspects. You, complete, I advise you not to worry at all, huh? You will get a grand success, okay। बस ये क्या है कि अपना फियर खत्म करो, फियर ऑफ अनसक्सेसफुल। नहीं होगा तो क्या होगा, अरे एक ही है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का यह लास्ट चांस हो, नहीं है तो, बट लाइफ इज नॉट द एंड सियर। बहुत सारा अभी बैंक में आपका एक्सपीरियंस है, कहीं भी एक्सपीरियंस है, स्केल 2 की वैकेंसी आती है, 3 की आती है, बहुत सारे स्टेट लेवल की वैकेंसी आती हैं, सब में लगभग सेम। अब हर जगह मैथ इंग्लिश रीजनिंग चल रहा है, वही एप्टीट्यूड चल रहा है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखो, और ये सोचो कि जिस बात के लिए आए हो, तैयारी कर रहे हो, घर से किस तरह से माँ बाप पैसा दे रहे हैं, या अपने ही अगर खुद अर्नर हो तब भी देखो कितनी मेहनत के बाद वो पैसा मिलता है। तो ऐसा करो कि कंफर्टेबल पोजीशन में जाओ, ठीक है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इस बात पे कि कौन सी बैंक अच्छी है ज्वाइन करने के लिए, कहाँ का एचआर अच्छा है, क्योंकि मुझे खुद 4 बैंक का एक्सपीरियंस है। तो उन 4 बैंक्स का और बाकी बैंक से मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बातचीत होती रहती, तो आई हैव एन आइडिया अबाउट ऑल द बैंक्स। तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपने अगर चॉइस किया तो किसमें, अगर नहीं जा रहे हैं या जिस बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ के एचआर पॉलिसी कैसी, वहाँ किस तरह से आपको सावधान रहना है। आप पीओ हैं तो आपको लोन डॉक्यूमेंट पे साइन करना है कि नहीं करना है, आपको कैश मैच करवाना है कि नहीं करवाना है, आपको ब्रांच की कीज लेनी है कि नहीं लेनी है, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। बट अभी इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए टाइम सही नहीं है। अभी आप तैयारी करो। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस और बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर जो मंथली हैं उसको कहीं से भी पाओ, सब पढ़ डालो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो, पिछले पैटर्न्स को देखो, जो इम्पोर्टेंट हो। बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो बहुत कम कवर हो पाएगा कोर्स, पूरा एक बार पढ़ना जरूरी है, ठीक। और ज्यादातर मैं भी ग्रुप में डाल देता हूँ चीजें, लेकिन अब बात यह है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ एज ए सीनियर मैनेजर, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हूँ। तो आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जो हॉलीडे होता है या अगर किसी दिन मैं जल्दी आ गया तो मैं इन सब चीज़ों को बना, ये किस लिए ज़रूरी हुआ, क्योंकि मुझे जिन्हों के पास मेरा नंबर है, 4-5 लोगों ने, उन्होंने फ़ोन किया, सर सेक्शन आ गया है, ये आ गया है, मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। इफ यू गॉट सम गाइडेंस फ्रॉम इट,
you share it, like it, and God bless you all success. if अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए इन केस रिगार्डिंग द गाइडेंस और एनीथिंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो. आई विल गेट थ्रू रिप्लाई. ओके. आई विल आल्सो शेयर माय नंबर टू यू if you are very willing to talk and regarding the guidance. Okay. Thank you. And as the video is being made in the night, so I should bid you goodbye. Okay. And good night. Thank you.